हाँ भाई, जॉब कॉस्टिंग के नाम से चैप्टर है 9th, इस पे आना। प्रैक्टिकली देखना हमने इसमें। बाकी अगर आप वैसे समझना चाहें कि भी ये टेक्निक कहाँ लगती है, वो मेरे हिसाब से समझना ठीक रहता है कि पता तो हो ना। देखो, जॉब कॉस्टिंग बेसिकली तभी अप्लाई होगा कि जिस तरह आप डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हो कस्टमर से, ਉਹਦੀ कॉस्ट शीट बनानी है। जिस तरह जैसे है जी कोई वर्कशॉप, जिस तरह जहाँ कस्टमाइज काम होता हो, जैसे वो हमने पहले भी बहुत बार एग्जांपल लिया है कि जैसे घर के गेट ग्रिल्स बनते हैं, वो स्टैंडर्डाइज काम नहीं होता, कस्टमाइज होता। कि सबकी अपनी अपनी डायमेंशंस होती हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑर्डर वो आपको लिखवा देते हैं। फिर यहीं जिस तरह ये ग्राफिक या ऐसा मार्केटिंग मटेरियल बंदा डिज़ाइन कराता है, वो भी अपने हिसाब से कराता है। तो थोड़ा अगर आप इसे पढ़ेंगे तो थोड़ा थ्रेटिकल नॉलेज हो जाएगी। प्रैक्टिकल के लिए तो भाई ये भी ज़रूरी नहीं है, सीधा क्वेश्चन भी करा सकते हैं। The category of basic costing method which is applicable where the work consists of separate contract jobs or batch, each of which is authorized by specific order और कॉन्ट्रैक्ट। बाकी लड़के थोड़े जो इसमें एक्सपीरियंस रखते होते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है सर्विस के तौर पे भी। जब आप जाते हो ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे गाड़ी की सर्विस कराने, वो पहले एक बंदा आ जाता है, कहता सर ਇਹਦਾ जॉब कार्ड बनेगा। मतलब उसमें वो गाड़ी का नंबर, जो जो आप दिक्कत बताते हो, सारा लिख लेता है। तो आपको एक अंदाज़ा भी दे देता है कि इतने का खर्चा आ जाएगा। मतलब समझे, जॉब कार्ड वर्ड यूज़ होता है। उस जॉब कार्ड के बेस पे ही बाद में बिलिंग होती है। मतलब जो उसमें लिखा होता है कि जो जो इस पे किया गया है, उसी हिसाब से फिर वो बिल बना के दे देते हैं बड़ा सा, कि भाई ये इसमें खर्चा आ गया। According to this method, costs are allocated and accumulated according to jobs, contract or work orders. Each job is treated as a separate entity for the purpose of costing. मैं जॉब वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो भाई हूँ, जब एक स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए आप कॉस्टिंग कर रहे हो, वो जॉब ऑर्डर है। हूँ जॉब कॉस्टिंग है, हूँ जिस तरह आप मैगी बना रहे हो, मान लो नेस्ले का एग्जांपल लें, उसमें ये टेक्निक नहीं लगेगी क्योंकि मैगी एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है भाई, कस्टमाइज नहीं है। बैच कॉस्टिंग लग सकती है कि एक बैच में कितने बनाए। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। यहीं हूँ आप कहिए कि भाई एक बेकरी वाला बंदा जो कस्टमर का ऑर्डर समझ के केक बना रहा है, वो जॉब कॉस्टिंग फिर भी लगा सकता है। कि जैसे उसने कोई स्पेशल कहा जी, इसमें जी चॉकलेट के साथ अंदर बेस में ये रखो वो रखो, ऊपर इसमें फ़ोटो अटैच कर दो, जिस तरह आजकल करते हैं। तो वहाँ आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर केक बनाया, मासेज में नहीं बनाया, बैच कॉस्टिंग नहीं लगेगी, वहाँ जॉब कॉस्टिंग आ सकती है। इतना का आइडिया होना चाहिए भाई। इसके बाद आप जो क्वेश्चन करने बैठते हैं तो कॉस्ट शीट वाला फील आएगा। तो जो अच्छे क्वेश्चन है ना भाई, मैं सीधा आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पे आपको कोई वैल्यू लगे। जैसे भाई पहली इलस्ट्रेशन, कोई कराना चैप्टर पूरा ही है, 2 मिनट यहाँ भी रुक गए, देखते हैं जी अपने आप क्या होता है। फिर इन्होंने क्या कर रखा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ वर्क ऑर्डर इज 1 लाख। 8% of the production against the order is spoiled and rejected, estimated to have a realizable value of 2000 only। बंदा जी थोड़ा अपना प्रोसेस वाला दिमाग लगाता है कि 1 लाख यदि कॉस्ट है, 8% ये कहता है जी प्रोडक्शन इज स्पॉइल्ड और रिजेक्शन, उसकी कोई वैल्यू भी दे रखी है। वैसे नॉर्मल रेट ऑफ स्पॉइलेज थोड़ा कम दिया होगा, कितने परसेंट भाई, 2%। रिकॉर्ड दिस इन कॉस्टिंग जर्नल। मैं ये बताऊं, जब ये पेपर में इतना सा सवाल आएगा, किसी को ये ख्याल नहीं आने वाला कि भैया जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। बंदा ये देखेगा कि यार इसमें थोड़ा एबनॉर्मल लॉस है, थोड़ा नॉर्मल लॉस है, बाकी तो प्रोडक्ट बन ही गया, उसकी कॉस्ट है। तो ज़्यादा ध्यान आएगा आपके पिछले चैप्टर का, सी एल ए टाइप का, कि यार ये तो एंट्री पूछ रहा है यार, पहले 1 लाख में से ऐसे तो देखूं कंप्लीटेड कितना है, नॉर्मल लॉस अलग कर देता हूँ, अब नॉर्मल अलग कर देता हूँ, 3 हिस्से हो जाएंगे। वही किया होगा आगे। एक्चुअल लॉस कहता है 8,000 है, नॉर्मल सिर्फ 2,000 है, अब नॉर्मल हो गया 6। अब आगे जो हुआ वो भाई हम अपने आप ना कर पाते, क्योंकि यहाँ ना स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 2,000 रुपये की। ये पूरे लॉस की है, पूरे लॉस की 8% जो लॉस हुआ है ਉਹਦੀ वैल्यू है। अब इसमें नॉर्मल की भी स्क्रैप होनी चाहिए और एबनॉर्मल की भी, मतलब समझ रहे हो। जबकि प्रोसेस के चैप्टर में हमें नॉर्मल लॉस सीधा देते हैं, उसकी स्क्रैप वैल्यू बताते हैं, फिर अब नॉर्मल की तो हम बाद में एज्यूम कर लेते हैं उसके अकाउंट में जाके। तो भाई अगर किसी पॉइंट की वजह से आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता, वो आप लगा लो जी अब बोर्ड पे। ये तो हमने कर लिया, ये जो हो रहा है ना, ये शायद उस दिन इतना ना सोचा जाए। कहते स्क्रैप की जो रिजेक्शन की जो रिलाइजेबल वैल्यू है 2,000 रुपये है। कहते इसको बांट देते हैं नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस में, इस रेशो में।
मतलब जो उनकी वैल्यू उसी हिसाब से बांट दिया। बांट के देखना जी कितना कितना हो जाएगा। 2000 में से अब ये रेशो लगाओ तो 500 और 1500 ऐसे, हाँ, कोई 1:3 की रेशो है यार, 500 और 1500। इसके बाद नीचे जी एंट्री है वो जी लॉस 8,000 रुपये यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि भाई ये पूरा 8,000 WIP में से लॉस उठाया। फिर भाई आगे मटेरियल कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल, कॉस्टिंग, P&L, इस तरह की कुछ एंट्रियाँ डाल दी। मतलब आप जस्टिफाई कर सकते हो इस एंट्री को, ये सोचो पहले। क्योंकि भाई आपका, मेरा ख्याल है कि जब ये लॉस हो रहा है, जैसे ये स्क्रैप्स ग्रुप ना ये बातें ना करता बाय चांस, तो नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस तो आपने निकाल लिए थे, क्या एंट्री करते उस स्टेज पे? नॉर्मल फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाता, और वो दूसरे वाला आपका कॉस्टिंग P&L में चला जाता, 2 और 6 की एंट्रियाँ हो जाती। क्रेडिट तो प्रॉबेबली WIP होता, क्योंकि प्रोडक्शन में से लॉस निकला। FG में से तो, बने हुए माल में से तो लॉस नहीं ना होते होते, बनते जब हो रहे बन रहे होते हैं तब होते होते हैं। वैसे हमारा कई बच्चे ऐ भी कह के जब ये क्वेश्चन करा रहे थे, सर मेरा तो प्रोसेस अकाउंट ही दिमाग में आ रहा था, मैं वहाँ से कर देनी थी। चलो, लेट इट बी कि जैसे भी, अगर आपने CLA कर रखा है तो आपको WIP ध्यान में आएगा, नहीं तो प्रोसेस भी आ सकता है। तो आपकी एंट्री, मैं नहीं कहता कि ये 2,000 पे आप आओ, भाई छड्डो यार इस 2,000 को। पहले आप वैसे सोचो कि अगर स्क्रैप वैल्यू ना होती तो ओवरहेड अकाउंट में 2,000 चला जाता, कॉस्टिंग P&L में 6 चला जाता, 2 WIP हो जाता 8। 2 WIP तो अभी भी 8 है। ये लॉस थोड़े थोड़े रिड्यूस हुए वो लग रहे हैं कि नॉर्मल लॉस 2,000 में से था, 500 रुपये स्क्रैप का क्रेडिट ले लिया गया, और भाई बाकी इसके अगेंस्ट भी 6,000 का था ये, 1,500 इधर क्रेडिट ले लिया गया। तो बाकी जी मटीरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर दिया गया 2,000 रुपये। हूँ बंदे ये तो समझ जाते हैं कि ये मटीरियल कंट्रोल में लेके किसको गया है 2,000 रुपये को, वो जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है। हूँ जो मैं थोड़ा सा प्रोसेस याद कराऊँ आपको, वहाँ पे तो हमें यही सिखाया गया कि नॉर्मल लॉस को रिलाइजेबल वैल्यू पे मैयर कर दो, कि जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू हो। बाकी तो भाई जो लॉस हो जाए उससे अब नॉर्मल में ले जाओ, नॉर्मल वाला जाके आगे कैश हो जाएगा। तो अब इतना तो आप समझ गए हो कि ये नॉर्मल लॉस की ही, सॉरी, स्क्रैप वैल्यू ये 2,000 है, उस वजह से लॉस रिड्यूस हुए हैं। पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में इसे ले जाने का क्या लॉजिक हुआ? क्योंकि हर बार ये एंट्री चर्चा तो होती है, क्योंकि हूँ मैं इन्ना तो एग्री करता हूँ कि यस दिस इज द स्क्रैप वैल्यू। तो मेरे दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये पैसे तो शायद आ ही गए होंगे, या मेरे दिमाग में नॉर्मल अकाउंटिंग में बैंक डेटर भी आ रहे होते हैं, या मेरे दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि अगर CLA डालना है CLA डाल दे। ये तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में ले गए। थोड़ा जो आप कहो कि सर वर्डिंग ध्यान से पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ वर्क ऑर्डर इज़ 1 लाख, 8% ऑफ प्रोडक्शन अगेंस्ट दैट ऑर्डर इज स्पॉइल्ड, रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड टू हैव अ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ 2,000 ओनली। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको अपने रॉ मटेरियल अकाउंट में भेजूंगा, जे मैनू बनाना भी होगा मैं ਇਹਦਾ कोई स्क्रैप अकाउंट या रिकवरेबल अकाउंट ऐसा कुछ करके, स्क्रैप रिकवरेबल लिख के कुछ भी, कि भाई जो वैल्यू मेरे को मिलनी है उसको एक अलग अकाउंट में डाल दूं। अब तू कह रहा है कि भाई मटेरियल में चला गया, मतलब तू तो ये बना लिया कि जैसे ये तो मटेरियल ही बच गया, जैसे कल को कहीं प्रोडक्शन में यूज़ कर लेंगे या बेचेंगे तो ये फंस जाएगा सर। क्योंकि इस पे जो भी चर्चा करो, मटेरियल कंट्रोल वर्ड बहुत औखा, मतलब ये लेके लाना कि अपने दिमाग में ये लाना कि जो स्क्रैप वैल्यू मिलनी है वो मटेरियल कंट्रोल के नाम पे डेबिट कर दूं। दिख तो गया होगा आपको कि 2,000 कौन से डेबिट हुए हैं। नीचे भाई थोड़ा जा आपने अगर पढ़ना हो, कई बार बंदे होता कि सर नीचे होता कोई जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, इन केस ऑफ डिफेक्टिव इनहेरेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रेक्टिवेशन कॉस्ट में बी चार्ज टू द जॉब। ये तो रेक्टिवेशन कॉस्ट की बातें हो रही हैं। इन केस द डिफेक्टिव कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, कॉस्ट और एक्टिवेशन में भी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। अब नॉर्मल डिफेक्टिव शुड, यार ये इसकी बात तो बिल्कुल नहीं हो रही 2,000 की। अब बताओ भाई, अब आपने देख लिया ICI को, तो हो सकता है आप पेपर में ये एंट्री भी करो, और कई बच्चे होते हैं डिफेंसिव, हाँ भी यही करेंगे, यही ठीक है। ये तुम्हें समझ आई है? मटीरियल कंट्रोल 2,000 रुपये जो स्क्रैप वैल्यू को ले गया वहाँ पे। यार इससे अच्छा तो स्क्रैप वैल्यू के नाम से अकाउंट खोल लेते, मतलब वहाँ पैसे रख देते कि भाई ये वैल्यू रिलाइज हो जाएगी। मतलब समझ रहे कि नहीं? हूँ मटीरियल और वो चैप्टर करके CLA वाला बड़ा औखा, लाइक कोई चीज़ स्क्रैप की तरह बेचनी है वो भी मैंने मटेरियल में लिख दी, या ऐसा कर देता ब्रैकेट में स्क्रैप, मतलब ऐ शो कर देता कि जो मटेरियल स्क्रैप की तरह बेचना होता है उसका एक अलग अकाउंट है।
फिर शायद मैं मान जाता कि वो ही कह रहा है कि वहाँ रख दिया है, जब बिकेगा तो वहाँ बैंक डेटर हो जाएगा। इनर पॉइंट है। आप इसके साथ ना ब्रैकेट में स्क्रैप वर्ड लगा दें, देन आपको जो यहाँ थोड़ा हो रहा होता है ना कि ये गलत है गलत है, वो शांति हो जाएगी। मतलब स्क्रैप वाला मटेरियल है भाई, मतलब समझ रहे हो कि नॉर्मल मटेरियल नहीं कि बेचना है, कबाड़ी आएगा ले जाएगा इसको, ये वाली बात है। देखो, जैसे 100 रोकना होता है ना, जैसे हर पेपर सेटर ये चाहता होता है कि 100 ना आए कभी भी। बड़ा उन्हें बेइज्जती फील होती है कि 100 ही लेके बच्चे, और 100 हो जाता है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, औरों में भी हो जाता है, अकाउंट्स में भी कर जाते हैं बच्चे। बेस्ट है उसके लिए, क्योंकि आप एज अ क्वेश्चन फंसा फंसू दो, एक तो बच्चा अगर प्रोसेस करके भी आएगा, वो ये 2,000 रुपये को इन दोनों में लिंक नहीं कर पाएगा, पहली बात। उससे लिंक नहीं हो पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अच्छा स्क्रैप तो अलग ही होता है ना, वो तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाके रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो उस लिए बेस्ट है जी। ऐ ही आपको इसमें ना सारे इस तरह के ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि जिनमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऑड हुआ होगा। और जिस तरह अगला सम है, कहने को तो कॉस्ट शीट का ही सम है, बट डिपेंड्स कि उन बच्चा क्या करता है। शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंट द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर द जॉब नंबर 303। कहता है इसका सेलिंग प्राइस निकाल दो। मटेरियल, वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ तक तो इन्हें पता। इसके बाद इन्होंने 1/3 और ऐड किया हुआ, और ओवरहेड्स आप लगा लो कि 1/3 करके टोटल कॉस्ट इन्होंने 100 कितने तक पहुंचा दी अभी, 40, फिर 160 तक, सॉरी। फिर एक बहुत तगड़ा P&L भी दिया हो इस कंपनी का, जिसमें आप ये देखते हैं कि भाई जैसे ये डिपार्टमेंट वाइज वेजेस दी थी, देख रहे हो, वो डिपार्टमेंट वाइज वेजेस P&L में प्रॉपर है। ये तो सिर्फ इस जॉब की थी ना, टोटल कितनी है वहाँ दिख रही है। ओवरहेड भी डिपार्टमेंट वाइज पड़े हैं, वर्क कॉस्ट भी पड़ी है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं। तो आपको लिखा गया इट इज़ ऑल्सो मैंशन दैट द एवरेज आर्ली रेट ऑफ 3 डिपार्टमेंट आर सिमिलर। कहता भाई आप जॉब कॉस्ट शीट बनाओ, कैलकुलेट करो इंटायर रिवाइज कॉस्ट यूजिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल फिगर एज ए बेसिस, देन ऐड 20% टू द टोटल कॉस्ट टू डिटरमिन द सेलिंग प्राइस। पहले ना आप ये खुद कर लो, मतलब आंसर देखोगे तो आपको हाँ ठीक है ऐसे ही होना था। जिन्होंने मतलब पूरा सिलेबस सिलेबस पढ़ा हुआ है, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन वगैरह समझते हैं, उनका चांस बेटर है कि वो कुछ सोचेंगे कि यार इसमें तू ऐसे 1/3 करके क्यों लगा रहा है भाई, तेरे को डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड लगाने आने चाहिए, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आ सकता है। जिनका वो चैप्टर रहता है वो अपना रिलैक्स कर सकते हैं, टेंशन क्या है यार, जब होएगा तब सही है। क्योंकि ये जो बचे कुचे चैप्टर होते हैं, इनका पिछले चैप्टरों से थोड़ा बहुत लिंक तो भाई हो ही जाता है ना। तुम्हारा ठीक आना चाहिए, क्योंकि जो पहले के एक्सपेरिमेंट है मेरे को याद है कि बच्चे ठीक निकाल लेते हैं। बाकी कॉस्ट शीट में, क्योंकि कॉस्ट शीट इन सब ने भी किया है, इनको याद करा सकते हो कि एक सम से आप मोटिवेशन ले सकते हो। एक वो सम था बेटा एंड में जिसमें पिछले साल की भी कॉस्ट शीट बनी थी, बिल्कुल सीधी सी। फिर वहाँ से कुछ ओवरहेड के रेट फिक्स हुए थे, अगले साल एक ऑर्डर मिला था, प्राइस डिटरमिन करना था, ये वो चीज़ है। जे आप थोड़ा मतलब अभी फ्री हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो कि भाई तू भी कर सकता है। कॉस्ट शीट का वो सम दिखा देते हैं इनको। कॉस्ट शीट पहले मॉड्यूल में ना अपने, हाँ। ये कितने नंबर पे होगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से तो पहले ही होगी, सीपी से भी पहले होनी चाहिए। ओहो, इंडेक्स ही देख लेते लगता। हेलो, पहले तो शुरू में ही डाली हुई थी, फिर थोड़ी आगे कर दिए 86 पेज पे। मतलब उस क्वेश्चन में ना थोड़े ये यदि है, इतने में तो शायद ये कर भी देंगे। भाई वो वर्क एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो सब देख लेना भाई। मैं इनको दिखाऊं कि ये क्वेश्चन बना किससे है। 86, ये देखो जी, ये है क्वेश्चन जिससे बना हो, ये वाला, ये क्वेश्चन है। इसमें पहले पिछले साल की कॉस्ट शीट से ना हमने ऑब्जॉर्प्शन रेट निकाले थे, फिर अगले साल ऑर्डर मिला था, फिर वही रेट लगा दिए थे उस ऑर्डर पे। अब इसमें भी वो जो पूरा P&L दिया हो उससे ऑब्जॉर्प्शन रेट निकलने, फिर इस ऑर्डर की कॉस्ट शीट में वो अप्लाई हो जाएंगे। ये है सम। अभी आया अभी तक, अभी चल रहा है शायद।
हम्म। भाई ज़्यादा टाइम नहीं है, तो देखो आप ठीक चल रहे हो कि नहीं ये पहले चेक कर लो। ये जी ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकले हुए हैं, ये देख सकते हो आप। डिपार्टमेंट वाइज जो ओवरहेड है डिवाइड बाय डिपार्टमेंटल वेजेस, देख रहे हो भाई। फिर उसके बाद जी वर्क कॉस्ट पे निकले होंगे बाकी के ओवरहेड के परसेंटेज। सेम स्ट्रेटजी है जी इस क्वेश्चन वाली। इस क्वेश्चन में भी हमने यहाँ थोड़ा लिख के भी दिया हुआ है इस बात के बारे में, मैं पढ़ देता हूँ तो शायद आपको याद आए कि हमें जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस पे ऑब्जॉर्व करने हैं, एडमिन सेलिंग किस पे करने हैं, वर्क कॉस्ट। तो आपने क्या किया कि भाई आपने ये देखा कि पूरी कंपनी का जो पी एंड एल है उसमें इस ओवरहेड के इतने हैं, इस डिपार्टमेंट की ये वेजेस हैं, ऐसे 3 रेट फिक्स हो गए। ये देखो जी, ये भाई पक्का किया आपने रेट फिक्स। फिर आगे पंगा क्या होगा कि जैसे उस पूरे पी एंड एल में तो फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उनकी परसेंटेज ही वर्क कॉस्ट पे निकाल लो। वर्क कॉस्ट वहाँ करके दी हुई है। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज ही वर्क कॉस्ट पे सिर्फ 10% आई है। अब जब आपने इस जॉब की सही कॉस्ट शीट बनानी है तो आपने मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस तो यहीं से ही कॉपी करने हैं, है भाई, समझ रहे हो। ये वाले नहीं हम छेड़ते होते, प्राइम कॉस्ट तो सही होती है। उसके बाद जी आपने इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने शुरू किए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके यदि वर्क कॉस्ट आ गई है, उस पर 10% आपने ऐड किया जी सेलिंग एक्सपेंसेस। फिर जी जो आप प्रॉफिट मार्जिन चाहते हैं। नहीं बेटा, मैं इस चैप्टर की वैसे कुछ ज़्यादा पर्सनली रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि मुझे पता है यार ये कॉस्ट शीट के अंदर है, बट स्टूडेंट की साइकोलॉजी हमेशा यही होएगी कि भाई वो एक अलग चैप्टर है, वो हुआ नहीं तो वो कराना पड़ता। तो 20% प्रॉफिट ऐड करके जी सेलिंग प्राइस 189.76 आ रहा, देख रहे हो भाई। तो ये सारा का सारा जी उस कॉस्ट शीट के क्वेश्चन से था। हमारी नालायक पार्टियां जिस तरह एग्जाम के पास जब वो बहक चुकी होती हैं पुट्ठे सीधे सवाल भी पूछती हैं, थोड़ा सा इसमें है भी। मैं बताता हूँ कैसे। कहते सर इसमें ना 3 पार्ट हैं जी, पढ़ियो जरा। कहते आंसर एक है, आंसर एक है। अब देखो ध्यान से, देख रहे हो भाई। नालायक पार्टी कहते सर पहले पार्ट में कॉस्ट शीट बननी है, दूसरे पार्ट में अंटायर रिवाइज कॉस्ट बननी है, तीसरे पार्ट में जाके प्रॉफिट ऐड होगा। मैं क्या बेटा यार, मेरे सच में कई बार हैंग हो जाता है, जिस तरह अभी एक भाई ने उलझाया हुआ था ना, ये नालायक पार्टी ने, ऐसी ही नालायक पार्टी होती है बेटा, किसी भी टाइम फोन आ जाते हैं इनके। कहते सर हमने पर एक आंसर बनाया। मैं कि ये 3 हमने बनाने हैं, फिर किस तरह, मतलब कि पहले पार्ट में हमने कॉस्ट शीट बना देनी है। कहते वो हम पुरानी बना देंगे ना ये वाली, मतलब इनकी हिम्मत होती है, जज्बा होता है। कहते ये वाली कॉस्ट शीट बना देंगे पुरानी। मैं वो तो बनी हुई है, वो थोड़ी ना है। कहते नहीं नहीं, वहाँ पहले पुरानी बनाओ, सेकंड पार्ट में नए वाली बनाओ, समझ रहे हो। कहते वहाँ कॉस्ट तक निकालो, थर्ड पार्ट में जाके उसमें मार्जिन ऐड करो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एक्चुअली थोड़ा पूछने का स्टाइल गलत है। इसको ये कहना चाहिए था प्रिपेयर अ रिवाइज कॉस्ट स्टेटमेंट, प्रॉफिट मार्जिन शुड बी 20% ऑन। ये 1 2 3 क्या बनाई जा रहा है यार, यू आर रिक्वायर्ड टू। फिर तो फील आ भी जाती है कि 3 पार्ट का क्वेश्चन है, समझ रहे हो भाई। देखो यार ये ना हूँ ਤੁਹਾਡੀ ज़्यादा गलती नहीं, जो आप बहुत बारीकी से पढ़ने वाले बच्चे हो वो ऐ सोच भी लेते हैं कि यार ये तो 3 पार्ट थे, ये तो एक आंसर दिया सर ने। यार सर का इसमें क्या करना है, इंस्टीट्यूट को पूछना नहीं आता। तुम भाई सिर्फ ये लिखते बस, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिवाइज कॉस्ट एंड डिटरमिन द सेलिंग प्राइस कीपिंग अ मार्जिन ऑफ 20%, बस। 1 2 3 क्या बना रहे हो भाई। तो आज तो भाई चलो आप उस फ्लो में थे कि यार ये करना है, कल को आप आराम से पढ़ोगे तो ये डाउट आ सकता है, तो संभाल लेना भाई जरा। इसके बाद जी इसमें 2 क्वेश्चन है, जैसे ये वाला बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला सम है, ये कंसंट्रेट करोगे हो जाएगा। एक ये वाला, ये भी बहुत अच्छा है, ये मैंने बहुत बार टेस्ट में भी डाला हुआ, मतलब कि ये था आरटीपी में क्वेश्चन किसी ज़माने में आया था, वहाँ से है। दोनों कराने, टाइम खुला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कोशिश ये है कि आप खुद करें, इनमें मैं गाइड करूंगा क्योंकि ये लेंथी हैं। इन ए फैक्ट्री फॉलोइंग द जॉब कॉस्टिंग मेथड एन abstract ऑफ WIP 30 नंबर इज prepared। तो ध्यान दें भाई, जैसे जॉब नंबर 115, 118, 120, बहुत ध्यान से। 30 नंबर को ये 3 जॉब आपकी WIP में है। पहली जॉब है 115 नंबर, इसमें 1325 रुपये का मटेरियल लग चुका है, 800 रुपये की लेबर लग चुकी है, 640 के ओवरहेड लग चुके हैं। समझ पा रहे हो ये डाटा। यहीं 118, 120 ये जॉब नंबर्स हैं, वो भी WIP हैं। ये कब तक के डाटा है, 30 नंबर। मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर मतलब अगला महीना। अब भाई जब आप मटेरियल का चैप्टर करते हो, चाहे फाउंडेशन में चाहे इंटर में, उसमें एक वर्ड आता है मटेरियल रेक्विजिशन फॉर्म।
ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 54 ਨੰबर फॉर्म है। ये वो स्लिप होती है, याद होगा आपको, जिदे बेस पे स्टोर कीपर मटीरियल इशू करके देता है। मतलब हम उसे भर के देते हैं फॉर्म, फिर वो मटीरियल इशू करता है। तो 54 नंबर फॉर्म भरा गया, केड़ी जॉब के लिए मटीरियल इशू हुआ 118, कितने का 300। अभी दिमाग में आना चाहिए कि जे सितंबर तक 810 का इशू हुआ तो मैं 300 और ऐड कर दूंगा, क्योंकि सितंबर में वो जॉब WIP है, अक्टूबर च उस पर और काम हो रहा है। तो अगर और काम करते हो तो मटीरियल और इशू हो रहा है, तो मटीरियल खर्चा बढ़ना चाहिए। समझ आ रहा है भाई? फिर 55 नंबर भी 118, 56 नंबर भी 118, मतलब ये बार बार 118 के लिए मटीरियल इशू कराई जा रहे हैं। कोई चक्कर नहीं है भाई, आप उसी में ऐड करना। फिर 58 नंबर, 57 नंबर, अच्छा 57 तो 120 ही है, ये 58 नंबर 121 के लिए, ये लगता है कोई नई जॉब शुरू हुई है, जो 30 सितंबर तक तो नहीं थी, अक्टूबर में आ गई। मतलब समझ रहे हो भाई? इतना ना देखो काफ़ी होता है कि जिस तरह हूँ तो मैं नाल बोली जा रहा हूँ कि ਇਹਦਾ ये मतलब है, पर अगर ये सीधा पेपर में आ जाए, जिन्ना यदि लेंथ है उस हिसाब से 10 नंबर देंगे इसके, कोई क्वेश्चन लेंथी है। और जो ना किया हो तो उस दिन बंदा थोड़ा डर जाता है, यार ये क्या आ गया, ऐसा तो कोई कराया ही नहीं था। अब 59, ये जॉब नंबर 124, ये भी कोई नई शुरू ही लग रही है। अब भाई लेबर आर्स की डिप्लॉयमेंट बताई जा रही है अक्टूबर में, कि कौन सी जॉब्स पे कितने कितने घंटे किस किस वर्कशॉप में लेबर ने काम किया। तो इधर जी आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि भाई इससे जैसे पहले लेबर कॉस्ट पड़ी थी, मैं लेबर कॉस्ट निकाल सकता हूँ। मतलब समझ रहे हैं? पर बंदा कहेगा सर थोड़ा सा मेरे को ना डाउट ये आ रहा है कि सर रेट रूट क्या होगा, जस्ट वेट, हो आ जाएगा थोड़ी देर में। फिर उसके बाद जी ये वर्कशॉप्स ये भी दिखा रही हैं कि उनका काफ़ी टाइम वेस्ट भी हुआ है अक्टूबर के महीने में, वेटिंग, ब्रेक डाउन और कुछ ओवर टाइम भी लगाया। मतलब काफ़ी डाटा हो जाता है जो नए क्वेश्चन के तौर पे। हूँ जेडे भाई खास तौर पे अपने ऐजे नन्हे मुन्ने बैठे हैं बच्चे, जो ना नई सिचुएशन में डर जाते हैं। डरना नहीं होता यार, और मतलब बिल्कुल ऐ इमेजिन करते जाओ कि आप ये पेपर में चले गए हैं और मैंने नहीं कराया और आ गया, ना आपने स्टडी मटेरियल में इसे पहले पढ़ा था। इतनी तो ਤੁਹਾਡਾ टेम्परामेंट टेस्ट होना, आपको अंदर से ये फील तो होएगा कि चलो कंफर्टेबल नहीं है, नवा पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। पर आपको डाटा पढ़ते वक्त ये नहीं ज़्यादा सोचना, ताकि डाटा तो ठीक पढ़ा जाए। लड़कियां खास तौर पे सुने, बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। लड़के बेचारे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं, कोई नहीं फिर क्या हो गया, यही तो सोचा था, नहीं आता होगा तो ये भी नहीं आता। ठीक है जी। लड़कियां सोचो लो 10 नंबर तो गए, अब तो 90 का रह गया। लड़के तो नहीं नहीं 40 लेने हैं यार, 90 में से 40 तो आ ही जाएंगे। लड़कों का अलग तरह का माइंड है। अब देखो जी स्विंग होनी शुरू हो रही है। शॉप क्रेडिट स्लिप कहते हैं जी इशू हुई अक्टूबर में, जिसमें ये आया कि मटेरियल इशूड अंडर रिक्विजिशन 54 वाज रिटर्न बैक टू स्टोर। अच्छा जी, वापस ये 54 पे मटेरियल इशू हुआ था 118 नंबर जॉब को, उन्होंने वापस भेज दिया, कहते ये तो गलत आ गया। तो अब ये ऐसे है कि जो ऐड करना है तो फिर लेस भी करना है, क्योंकि दिस वाज रिटर्न टू द स्टोर। जॉब का खर्चा मटेरियल का ਇਹਦੇ कारण तो नहीं बढ़ सकता। फिर कहते हैं एक मटेरियल ट्रांसफर नोट इशू हुआ अक्टूबर में, जिसमें इंडिकेट किया गया कि जो मटेरियल 55 नंबर में आया था 118 के लिए, वो 124 को चला गया। तो भाई इसमें भी ये है कि अगर आपने पहले 118 में ऐड कर लिया तो वहाँ से माइनस करें और जॉब नंबर 124 के मटेरियल में ऐड कर दें। तो प्लेन लाइन है भाई, सीधी। प्रेशर गलत करा गया, नहीं तो है कुछ भी नहीं। अब आर्ली रेट इन शॉप ए लेबर का 3 रुपये, लो वो भी आ गया जिसकी वेट थी। शॉप बी में 2 रुपये। तो भाई जितनी आप शॉप ए की लेबर यूज़ कर रहे हो, दो दो से मल्टीप्लाई करी जाना। शॉप 3 की यूज़ कर रहे हो तो कितने से, शॉप बी की यूज़ कर रहे हो तो कितने से, सॉरी मैंने गलत पढ़ा यार, शॉप ए 3 है, बी का 2। अब फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर। लो ये तो जमा इजी हो गया, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड का यहाँ रेट देख लो 80% है। चेक कर लो, मैं तो बहुत बार पढ़ाया हो तो मुझे पता। 640 डिवाइड बाय 800 कर लो, 80%, 80%, 80% आएगा, तीनों में 80% आना चाहिए। अब जो इस महीने की लेबर लगेगी उसका 80% ओवरहेड इस महीने का लगा देना। बोलो ही समझ रहे हो? और सुनो, कहता आप ऐसे करो कि फैक्ट्री कॉस्ट, अच्छा जी मैंने एक चीज़ यहाँ स्किप की है, मैं उस पर वापस आ रहा हूँ। जॉब नंबर 115, 18 और 120 कंप्लीट होगी थी अक्टूबर में। आपको याद होगा कि ये जॉब्स तीनों पिछले महीने से चल रही हैं। बाकी हमने कई नई जॉब्स भी शुरू की हैं इस महीने, आपने देखा। ये ये नए वाली तो कंप्लीट नहीं हुई, ये पुराने वाली तीनों कंप्लीट हो गई हैं। अभी तक क्या रेलेवेंस है? बहुत प्यारी बात है बेटा, देखना क्या लिखा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब। भाई आपने सॉल्व ही सिर्फ ये करनी है, उन्हें बाकी पूछी नहीं आपसे
कह रहा भाई जो कंप्लीट हो गई है उनका फैक्ट्री कॉस्ट बता दो बस. इट इज़ द मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू पुट 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड इनवाइस द कस्टमर ऑन टोटल कॉस्ट प्लस 20. पहले फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, उसके ऊपर 10% और ऐड हो जाएगा एडमिन सेलिंग के नाम पे. उससे टोटल कॉस्ट आएगी, उस पर 20% और ऐड हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा. आप ऐसा करो, सिर्फ एक कोई जॉब उठाओ, जॉब नंबर 115, ये बनाओ कॉपी पे. जस्ट सी दी प्रेजेंटेशन कि आपसे क्या होता है, और ये सबके लिए, इसमें कोई कंसेशन नहीं है भाई, ये सबको करना पड़ेगा. तीनों तो छेड़ो ना, एक जॉब बनाओ आराम से. देखो आप सितंबर वाले ओपनिंग को कैसे लिखते हो, अक्टूबर की चीज़ें कैसे ऐड करते हो. फ्री हैंड प्रेजेंटेशन अपनी देखो कैसी आती है, फिर आईसीआई देखेंगे. लिख के बनाना भाई प्लीज़, यहीं कैलकुलेटरों पे ना बैठ जाना. सर उसका हमने कुछ नहीं करना, तो उसने कोई ट्रीटमेंट पूछा ही नहीं हमारे से, हमने फैक्ट्री ओवरहेड लगा देने. क्योंकि जो अब नॉर्मल टाइम टू टाइम होते हैं बेटा, वो तो उसकी कॉस्ट तो पी एंड एल में ही जानी होती है ना. तो या तो वो पूछे कि व्हाट इज़ द कॉस्ट टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल. वो कह रहा है सिर्फ कंप्लीटेड जॉब की फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए. ये कंप्लीटेड जॉब की फैक्ट्री कॉस्ट में तो ये सब नहीं ना आ सकता. अब नॉर्मलिटी है तो, समझ रहे हो. उसके लिए आपको बस इतना ध्यान रखना कि ये जॉब पेंडिंग थी पहले से, इन पे खर्चा हुआ, कुछ और खर्चे इस महीने, बस वो ऐड कर दोगे तो काम हो जाएगा. चाबी कहाँ रखा है अभी. हम्म. दे रहा. हाँ जी सर. हम्म. 115 तो वैसे भी शांत है, 118 में ज़्यादा हुआ. और लो जी. इसका लेबर का रेट ये देख ले भाई, 3 रुपये ए में, बी में 2 है, ये 3 है, ये 2 है. बस यहाँ से तो आपको लेबर आर देखने, इस महीने की लेबर कॉस्ट आ जाएगी आपकी. बस 115 का आंसर चाहिए भाई, जे आ गया हो तो बोल लेना. सारा साइन सेलिंग प्राइस प्रॉपर. शाबाश. सिमरन कितना अभी कर रहे हो, करो करो. हाँ पूरा सेलिंग प्राइस ही काट दो ना, पहले फैक्ट्री कॉस्ट, उस पर एडमिन, एडमिन के बाद जो टोटल आएगा उस पर और. बाकी प्रेजेंटेशन आईसीए की देखेंगे, इन्होंने एक बहुत बड़ा टेबल सा बनाया होता है,
आपको ठीक लगेगी सही है, नहीं तो मेरे पास एक ऑल्टरनेट भी है, वैसे शायद आपने मेरे तरह ही करा हो, वो आप बाद में मिलाएंगे। जैसे ये थोड़ा या वेट चल रही है बच्चों की। हाँ जी शिवम जी, आ गए 115? नहीं कर रहे हैं? मानिक, मानिक जी इधर ही है ना? इधर ही है, पूछना पड़ता है। चलो मंडे से थोड़े सौखे हो जाओगे, पहले घर चले जा करोगे ना, थोड़ा तो खुश होना चाहिए, थोड़ा बस, ज़्यादा नहीं। तो बंदे बड़े थोड़े रह जाने यार फिर तो, मई वाले शिवम जी हो जाएंगे, पर इनका भी कुछ चैप्टर हुए हुए हैं, अगर वो हुए तो फिर तू भी अपना वो जो पिछला बैकलॉग है ना वो रिकवर करियो। तो तेरे तो शुरू वाले ही रह गए बस, बाकी तो तेरे हो ही गए। यार मैं अब थोड़ा देखना चाह रहा हूँ कि भाई आंसर उनसर क्या है, थोड़ा सस्पेंस बनता जा रहा है। तो देखें भाई, 115 को देख लेते हैं एक बार, फिर दोबारा आ जाएंगे। ये रही जी आईसीआई स्टाइल प्रेजेंटेशन। ऐसे तो कई बार बच्चे कहते हैं नहीं सर हमने ऐसे नहीं बनाया हुआ। कोई नहीं, आपा मैं इसको हैंड रिटन बना के दूंगा आपको। यहाँ से बस इतना देखते हैं कि भाई फैक्ट्री कॉस्ट अपनी 115 की 2990 रुपये आ गई। उसके बाद इसने आगे का अलग बनाया, फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के उसमें एडमिन जोड़ दिए, फिर 20% और चक दिए। ये चीज़ होगी। हूँ इस ना भाई देखो, मेरी एक ड्यूटी ये बनती है कि चाहे मैं 118 बना दूँ अपने स्टाइल में, क्योंकि उसमें पॉइंट भी ज़्यादा है। तो थोड़ा अब देखो यार, ऐसे बनाया तुमने, इन्हों तो इन्होंने तो भाई देखो वही डब्बा वहां से उठा लिया कि जैसे बना हुआ था, जैसे वहां सितंबर तक का था, नीचे अक्टूबर की रो डाल दी, वही चीज बना दी। देख रहे हो भाई, मतलब दिस इज बेसिकली द फॉर्मेट जो क्वेश्चन में था। ये देखो, इसको उसने कॉपी मार लिया कि ऐसे ही बना देते हैं भाई, इसमें ऐसे ऐसे। यार इधर ना हमारे इस तरह होता नहीं है, हमारे से ऐसे नहीं होता। हाँ कोर्स शीट वाले फॉर्मेट ही हमें लगता होता है। उसमें बच्चे कहते हैं सर मैं तो मटेरियल लिखा, उसमें ओपनिंग बैलेंस लिख दिया इतना, अप टू सितंबर, फिर ड्यूरिंग अक्टूबर नील, फिर मटेरियल बाहर कर दिया। तो भाई अगर इस तरीके से करना है, अब जैसे ये कुछ है वो, ये कहते हैं बच्चे, कहते सर मैं यहाँ ओपनिंग लिख दिया जैसे मटेरियल में। अब ले अभी अनसोल्ड रख सामने भाई, मैं 118 पे ये ट्राई करता हूँ कि 115 तो बनी गई, उसकी क्या बात करनी। 810 रुपये ओपनिंग मटेरियल लिख दिया। अब ड्यूरिंग अक्टूबर ऐसा प्रॉपर थोड़ा लिख के आप करोगे। अगर मैं ऐसे चलता हूँ अक्टूबर, तो मैं नीचे 118 के फॉर्म मेरे को फटाफट दिख रहे हैं कि भाई ये तो बहुत मटेरियल इशू है इसको। अब मैं एक बार तो ऐड कर दिए कि जो इश्यूज हैं भाई, 300, 425, 515, 1240 के इशू हैं। पर इसमें रिटर्न भी है, ट्रांसफर टू सम अदर जॉब भी है। वो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, वैसे मेरे को पॉइंट याद है कि था। तो 54 वाला वापस कर दिया था, 55 वाला किसी और को दे दिया था। 54 वाला वापस, 300 वाला वापस करूं, 425 वाला किसी और को दे दिया था। अब इससे ज़्यादा तो मटेरियल में कुछ नहीं हुआ। तो 810 प्लस 1240 माइनस 300 माइनस 425, 1325 रुपये का मटेरियल आ गया। ये 118 जॉब बन रही है बेटा, देसी स्टाइल में। फिर डायरेक्ट लेबर, इसमें भी बच्चे कहते हैं सर ओपनिंग लिख लो जी आप पहले, कि लेबर भी पहले लगी हुई है पिछले महीने, कितनी लगी हुई अभी, 500 रुपये। फिर जी उसके बाद अक्टूबर की बना दो कहानी। अब ये वाला तो हम बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये अक्टूबर आ गया जी। बस यहाँ वो वर्कशॉप ए और बी में जाना हमने। वर्कशॉप ए के कितने, 90 घंटे, क्या रेट है बेटा यहाँ, 3 रुपये। वर्कशॉप बी के कितने, क्या रेट है, तो 90 3 270, 330। ये टोटल कितना हो गया जी, 830। अब आपके आगे जी फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग, ओपनिंग तो 400 ही होंगे 80% के हिसाब से, 80% रेट है ना, 330 का 80% करवा लेते हैं, 264 है बेटा। ये आ गया जी 664 बार। अब ये आपकी आ गई जी प्रॉपर, जिस तरह वर्क कॉस्ट 2819। पहले सरकार के साथ इतना चेक कर लें, जो बाई चांस कोई एरर हुई तो यहीं सुधार लो। 2819,
आगे तो बेटा ड्रामा ही है, बस पता ही है कि इसमें एडमिन सेलिंग जोड़ दो, एडमिन सेलिंग जोड़ दो 10% वाले एदा, फिर जो टोटल आएगा उस पे 20% जोड़ दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो क्वेश्चन इस एंगल से था कि काफ़ी लेंथी लुक थी, बड़े बड़े टेबल बन गए हैं, नीचे दो चार हट्टे कट्टे पैराग्राफ हैं, मतलब वही अपनी भाषा में तो पेप्सी से पीछे से भाग के आया, पर कराई 135 हुआ है, मतलब रनअप बहुत तगड़ा है, 140 तक भी नहीं गई, तो चक के फिर बाहर ही मारनी होती है लॉन्ग ऑन से ठीक है जी। तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई रीड करो केयरफुली, ये माइंडसेट छोड़ दो यार कि किया है कि नहीं किया ना, क्वेश्चन की मेरिट पे करो उसे। आप अगर पहले ये वैक्यूम क्रिएट कर लेते हो कि ये तो किया नहीं हुआ, हूँ आपके दिमाग ने स्लो हो जाना, उन्हें प्रेशर ले लेना कि ये तो होएगा ही नहीं भाई, जबकि आराम से हो रहा है बल्कि ये मुकाबले ना मैं बताऊं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऐसे क्वेश्चन है अपनी असाइनमेंट के, वो किए हुए हैं, अगर वो आ जाएं वो औखे हैं करने मैं बता दूं क्योंकि वो पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्स लो, फिर ये क्वेश्चन मार्क इधर सॉल्व होएगा, ये तो बेचारा बिना किए भी हो सकता है। जिस तरह शिवम जी ने अपने ने थोड़ा दिमाग इधर उधर लगाया है, वो इसमें चांस पूरा है कि लग सकता है। सर आपने ना जॉब कॉस्ट शीट बनानी है यहाँ, ओवरऑल अकाउंटिंग नहीं करके देनी कि अब नॉर्मल लॉस भी समझाने बैठ रहे हैं आप। आपको 3 जॉब्स की बस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था कि हमारे यहाँ ओवर टाइम पे हो गया, हमारे यहाँ इस तरह जी मशीन ब्रेक डाउन होगी, इतने घंटे वेस्ट हो गए। भाई ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ बच्चे लेबर कॉस्ट थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, कईयों ने तो पूरा भी पढ़ा है भाई, उनको पता है कि भाई उसमें तो कहानियाँ होती हैं कि कॉस्टिंग P&L में जाएगा, अगर ओवर टाइम भाई केयरलेसनेस की वजह से हुआ, फिर अगर ये रेगुलर फीचर है देन इट्स अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, और ये सारा जो लेबर ने टाइम वेस्ट कर दिया ये सारा, ये तो वही P&L के अंदर जाता होता, वेटिंग फॉर मटेरियल ब्रेक डाउन ये वो। पर अगेन जैसे ये हुआ था ना थोड़ा इस तरफ, अगर ये सोच जागी तो शायद आप जो करना है वो तो नहीं कर पाओगे, उलझा लोगे अपने आप को। क्योंकि देखो आप वैसे सोच के देखो, जॉब को शीट बन रही है, उसमें जी वर्कर स्ट्राइक कर दें, बाहर नारे लगा दें, और उसको उसके भी मिनिमम वेजेस देने पड़ते हैं कि जो वो स्ट्राइक पहले से बता दें कि हम इस दिन स्ट्राइक पे होंगे, फिर आपकी मशीन खराब हो जाए उस वजह से वर्कर काम ना कर पाए, यार ये अब नॉर्मेलिटीज़ हैं, इससे जॉब की कॉस्ट को तोड़ना बढ़ाना है। जॉब की कॉस्ट में तो इतने घंटे ही जाएंगे ना जितने घंटे उस पर काम हुआ, बट डाटा तो है ना, इतना ज़्यादा डाटा। सर आप ये बताओ ना, इस जॉब पे हुआ तो मैं ले आऊँ, आपने 118 में मेरे को ये 2 घंटे लिखे हैं कि ये मैं वो ले आया, अब ओवर टाइम वर्कशॉप में हुआ ओवर टाइम, पर किस जॉब पे हुआ ये तो बता नहीं पाए। देखो वर्कशॉप ए कह रही है कि मेरे 316 घंटे हैं, जिसमें किस जॉब पे कितने हैं वो बता दिया, तकरीबन 275, फिर उसके बाद बहुत टाइम वेस्टेज है वहाँ, और इतना टाइम वेस्ट होने के बाद शायद ओवर टाइम भी करना पड़ा, बट किस जॉब पे हुआ वो पता नहीं, समझ रहे कि नहीं। तो इसलिए भाई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो होती है, उससे बचना होता। हाँ जी, हूँ थोड़ा जा इंस्टीट्यूट को भी लग रहा है कि बच्चे को मैं शांत करा दूं कि ये इतनी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कहते आप ये मान लो, अजम्पशन ले लो, ये फैक्ट्री ओवरहेड रेट फिक्स करते हुए उसके अंदर आ गई होगी, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। ये भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको, जॉब को शीट में इन सब चीज़ों को थोड़ा ना शुरू करना है। इसके बाद जी एक और क्वेश्चन है इनका, ये वाला जो था ना जो अभी आपने किया वो तो बहुत पुराना है, ये भाई RTP है कोई, मैनू टेस्ट याद है कि 20 कोविड से पहले हमने टेस्टों में इसे डाला हुआ है, तो एक अद्धा बच्चा ही सॉल्व करता था, तो 100 के बैच में भी बाकी सारे तो डर जाते थे कि सर बहुत लेंथी डाल दिया जी आपने, मैं कोस्ट शीट के चैप्टर के टेस्ट में डाल देता था इसको। अब आप देखो जी क्वेश्चन, अरेज प्लम्बिंग एंड फिटिंग लिमिटेड APFL डील्स इन प्लम्बिंग मटेरियल एंड ऑल्सो प्रोवाइड दी सर्विसेज टू द कस्टमर, सैनिटरी सुनिटरी वाला काम लग रहा है। 12 अगस्त दे रिसीव्ड अ जॉब ऑर्डर फॉर अ स्टूडेंट हॉस्टल टू सप्लाई एंड फिटिंग ऑफ द मटेरियल, जैसे कोई हॉस्टल बनना होगा तो उधर सारा सैनिटरी का काम कुम इन्हें मिल गया। वर्क इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द हॉस्टल ओनर, जॉब वाला कंसेप्ट आ गया, स्टैंडर्डाइज वर्क नहीं है, स्पेसिफाइड है। हॉस्टल कहते हैं जी इनेगोरेट होना है 5 सितंबर को, तो 3 सितंबर तक आपने काम करके देना। फॉलोइंग आर द डिटेल्स, डायरेक्ट मटेरियल में कहता है जी यहाँ वेटेड एवरेज मेथड यूज होगा, उन्हें 3-4 चैप्टर इसमें लग जाते हैं, मटेरियल की नॉलेज भी चाहिए क्योंकि इसमें वो SLC वाले फंडे भी लगने, स्टोर लेजर वाले, कि भाई वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब नाल इशू कराना पड़ना है। अब आप ओपनिंग स्टॉक देखो मटेरियल, कई नलायक पार्टियां तो यहीं डर जाती हैं, मैं भी 15 में डालता था इसको। 5 तरह के मटेरियल ओपनिंग में पड़े हैं आपके पास, 15 mm GI पाइप, ये नीचे बर्तन वाले लाला जी के साथ जड़ी दुकान है ना वो इन्हीं सामानों की है सैनिटरी की, वहाँ आप जाके ऑर्डर भी लिखवा सकते हैं, होंगे आ जाएगा पैसे दे दो 15 mm की GI पाइप, 12 यूनिट, 15 फुट साइज,
₹600 ईच, 12 यूनिट पड़े हैं, ये याद रखना। फिर BMM की पाइप पड़ी है, 10 यूनिट पड़े हैं। अदर फिटिंग मटेरियल, फिर वो फॉसेट वॉल्स वगैरह बहुत लगते हैं सैनिटरी में, 8 वो पड़े हैं। अब इनकी सबकी परचेज शुरू करके बैठ जाएगा। कहता मैंने 16 अगस्त को 20 mm की GI पाइप खरीदी, 10 यूनिट के वॉल खरीदे, 18 अगस्त को खरीदे ये 27 अगस्त को ये। इशू कब किए? कहता बेटा बहुत पकाऊंगा, बहुत ज़्यादा। कहता कभी मैं पाइप इशू कर दूंगा, कभी वॉल्व इशू कर दूंगा, बेटा तेरा डायरेक्ट मटेरियल अब नहीं आने वाला। जेड़ा अच्छा बच्चा होता ना, वो 5 स्टोर लेजर बना लेता, 5 स्टोर लेजर बना लेता है। जैसे एक बनाता वो अपना इसका 15 mm की पाइप का, याद है, रिसीट इशू बैलेंस। फिर वो पहले आराम नाल उन्होंने बनाता पंजा नूं, कहंदा जो उसमें इशू होएगा ना, वो इस हॉस्टल के डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बन जाएगा। मतलब जो मटेरियल यार आप इस जॉब में यूज करोगे उसे खर्चे में डालोगे ना। अब मैं कहूँ कि आओ बेटा अपन ओपनिंग लिख लेते हैं, अपन परचेज सारी उसमें चढ़ा देते हैं, तो फिर क्लोजिंग माइनस कर लेना। क्लोजिंग उसने दिया ही नहीं हुआ समझे कि नहीं? वो इशू बता के बैठा है। फिर कहते हैं जो हमारी लेबर है, डायरेक्ट लेबर, इसमें जी प्लम्बर है, ऑब्वियस है, हेल्पर्स हैं, फिर उसके बाद जी हमारा ओवर टाइम भी है आया, और ओवर टाइम में 1.5 गुना रेट पे होता है। लो, लेबर कॉस्ट के चैप्टर की नॉलेज भी आ गई कि ओवर टाइम में इन्फ्लेटेड रेट हो गया। ओवर रेट कहता है जी हमारे 13 रुपये पर लेबर आ रहे हैं। गरीब नलायक पार्टियां, मेरे को याद है मैं इन्ने टेस्ट चेक किए ना, 500 के करीब टेस्ट चेक किए होंगे इसको, उनको सिर्फ मैं इसके नंबर दे पाता था। नलायक पार्टियां ये वाले आर्स इंटू 13 रुपये करके ओवर रेट लिख देती थी, बाकी सारा गलत, मटीरियल गलत, लेबर कॉस्ट भी गलत। पर हमेशा मेरे पास लेके आते थे, जिस तरह मैं जीरो कर दूं, सर मेरा ओवर रेट तो ठीक है ना, 180 इंटू 13 192। मैं हाँ बेटा अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दिया समझे कि नहीं नहीं, और नलायक पार्टी कहते नहीं सर एक नंबर तो बनता है जी, 15 में से इतना तो होगा इसका। मैं सही है, अगर 39 आ जाए और वो यही एक रह जाए, ये तो देना बनता है। इतना ठीक होता था बस। और जबकि बाद में उन्हें को घर पे, कहते घर पे सारा हो गया। कहते घर पे जैसे आपने कहा ना स्टोर लेजर बना लो, बना लिए, सारे आंसर आ गए। कहते मैं यहीं पंगे ली जा रहा था कि अब ये पाइप जड़ी यहाँ गई, इसका रेट क्या लगेगा। यार वो तो वेटेड एवरेज मेथड से रेट लगना है, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं एक तो या दो कम से कम बनवाने हैं आपसे, अभी कभी मैं भी बनाऊंगा। यार छठो ये सारी बातें बोलते, ये बनाओ इसका केड़ी पाइप हुई पर केड़ी, अभी पहले वाली 15 mm की पाइप, आओ जी बनाओ इसका। जो फाउंडेशन में किया वो बनाना बेटा, टेंशन ना लेना। 15 mm पाइप स्टोर लेजर बनने लगा। ये आ गया जी डेट, पर्टिकुलर। फिर क्या कॉलम होते थे? रिसीट इशू बैलेंस, रिसीट इशू बैलेंस। सही अच्छा समझना है तो ये है। शॉर्टकट तो भाई फिर फेल ही होते हैं, उनमें फिर कोई ना कोई गलती हो ही जाती है किसी से भी। क्वांटिटी रेट अमाउंट, QRA, क्वांटिटी रेट अमाउंट। बस अपन जी हूँ पूरे क्वेश्चन में ना 15 mm की पाइप के पीछे पड़े रहना। चलो बेटा जी आप मेरे को बताओ, 15 mm की पाइल 12 अगस्त को कितनी पड़ी है अपने पास? 12 यूनिट, 600 रुपये ईच। तो ये ओपनिंग बैलेंस में लिख देते हैं, यहाँ 12 यूनिट लिख देते हैं, 600 रुपये की एक है, 7200 आ गई जी। भाई रेट रूट सब देख लेना जरा। ओपनिंग ये 12 यूनिट 600 रुपये के हिसाब से। अब छोड़ दो इसको, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। 15 mm की परचेज ढूंढो, 15 mm की किस दिन होती है परचेज, या इशू ढूंढो। अब अभी एंट्री नहीं करनी, अभी एंट्री नहीं करनी तो गड़बड़ हो जाएगी। परचेज यहाँ है, क्या पता इशू इससे पहले हो गया हो, इशू पहले हो गया हो भाई, 12 को 17 ये अब एंट्री करनी पड़नी है। 17 अगस्त की एंट्री रहेगी भाई, ये 12 अगस्त है, ये 17 अगस्त है। इशू में क्या लिखते होते थे? MRN नंबर, याद है, मटीरियल एक्विजिशन नोट। कितनी पाइपें इशू करनी है बताओ फटाफट? 8 इशू कर रहे हो, 8 का रेट लग गया 600 वाला, 4800 का माल इशू हो गया, 4 पाइपें बची 2400 रुपये की। ये लो भाई, शिव जी ओके। ये 8 पाइपें अभी तो 600 पे इशू होंगी ना, और तो कोई रेट ही नहीं अपने पास, बराबर। हूँ बेटा दसो जी अपने दिमाग में, परचेज तो मैं बर्डन डाला हो कि 27 को परचेज है, उससे पहले ਇਹਦਾ कोई इशू तो नहीं आ गया? और नहीं सर, अब 27 की परचेज चढ़ा लो यहाँ पे। GRN नंबर ले आओ, गुड्स रिसीव नोट ले आओ, दो भी दो डाटा दो शाबाश। 35 यूनिट मंगवा लिए भाई, 35 यूनिट 628 के हिसाब से, 35 628 लाड़ा भाई, ये 21,980 हो गए। अब यहाँ यूनिट हो गए 39, नई एवरेज बनेगी भाई, वेटेड एवरेज याद है सबको, 24,380 का माल पड़ा है जी, डिवाइड बाय 39 कर लो। यार पै गया गंद, पॉइंटों में आ गया, वाह जी वाह। 625, हाँ एक जैसा कर लो, 625.13 कर दें भाई,
4 डिजिट करने हैं, वो 4 भी कर ले भाई, अपनी श्रद्धा है, जिस तरह भी है। हाँ भाई, 27 अगस्त के बाद जी आप 28 अगस्त पे आ गए। 28 अगस्त को कराने लगे इशू। कितना इशू करना बोलना? 10 पाइपें दे दो जी। 10 पाइपें 625.13 के हिसाब से, बस ये इतने की होगी, 6251.3। यहाँ बची अब 29 पाइप्स। वो एवरेज तो यही रहेगी तकरीबन। अब मेरा इसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तुम लिख लेना। मेरे को मेनली इशू चाहिए थे, वो आ गए। और इशू तो नहीं है? 10 mm की पाइप और तो नहीं इशू हो रही? 10 की है, 15 की है? 15 की और तो नहीं इशू हो रही ना? और सिर्फ इनू टोटल लाओ कैलकुलेटर पे, तो मैं तुम्हें सोल्यूशन में दिखाने ले चलूँ कि भाई उसका इतना आया कि नहीं। कि जो उन्हें कुछ और ही बना लिया, फिर क्या पता। 15 mm की पाइप जी, ये इतनी चढ़ाई है इसने, 11,051 रुपये की। 11,051, सॉरी 51 हो गया था, इट्स 51। 11,051। पॉइंट के बाद जो मर्जी लिखो, मुंह माया यार, वो तो राउंड ऑफ लग हो जाता। हो गया इतना। अब बेटा देखो, इसने भी बनाया है, ये कोई ये थोड़ा ना कि हवा में इससे हो गया। यार ये इतने कॉलम कुलम नहीं बनाते, इनको सीधा वो आता होता है, हमें पता होता है। ऐ समझाना तो बच्चा कहेगा ये तो यार वहां बना ही वो, ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो अगर आप बहुत मेच्योर हो, मतलब कि आप थोड़े बहुत ज़्यादा बार ये काम कर चुके हो, जिस तरह मेरे ऐसा बंदा, तो वो कह देगा यार क्या है, पहला इशू तो सीधा ही है, उदय चो ही होना है। तो 8 × 600 लगा दे अगली बार। अब ये, अब देखो ना कितना आप स्ट्रेस सा ले रहे हो कि 8 में से अच्छा 12 में से 8 चले गए, वो 4 बचे नहीं। यार क्या जाता है अगर 12 15 नंबर में, 10 नंबर में भी आ रहा हो, कितना सुकून है। रादर देन मैं इसमें पंगे लूं कि अच्छा वो रिड्यूस हो गया होगा, अच्छा ब्रैकेट में वेटेड एवरेज, क्या यार, ये तो फिर ऐसे बंदे कहते हैं जी थोड़ा गलत हो गया जी, उस चक्कर में मटेरियल गलत आ गया। ठीक है, अब ऐसा करो, या थोड़ा सारे तो नहीं मैं कराने में इंटरेस्टेड, आप ऐसा करो BMM भी बनाओ। अब वो खुद बनाओ, ताकि अपने आप देखो कब परचेज है कब इशू है। 20 mm का स्टोर लेजर बनाओ जी फटाफट। 20 mm का ओपनिंग में 10 यूनिट पड़े हुए हैं, 660 रुपये की पाइप है एक, उस हिसाब से लिखना है इसे। देखो ये अब सबने ओपनिंग उठा लिया होगा, तो जिनका बुक नहीं है तो मैं थोड़ा आगे आगे स्क्रॉल करी जा रहा हूँ। अपनी जी कितने MM की है ये? 20 mm की। 20 mm की पाइप 16 अगस्त को भी आई है। इससे पहले इशू ना करवा बैठा हो। इशू 12 अगस्त को है 20 mm का, देख रहे हो भाई? तो पहले आप इशू कर लेना, नहीं तो फिर इशू हो जाएगा। हाँ जी, वैल्यू आंसर चेक करना चाहते हो? ये लो जी, 20 mm का आंसर ये है भाई, 2588 पॉइंट कुछ आ गया जी। चलो जी, बाकी बच्चे आराम से 12 अगस्त को पहले इशू करो 2 यूनिट 20 mm वाले। हाँ जी, 12 अगस्त को सबर से इशू करने के बाद आप वापस आए जी, क्योंकि अगली डेट वहाँ 17 28। 28 आपने मन में स्टोर कर ली कि 28 को 20 का फिर इशू है। पर उससे पहले 16 अगस्त वाली परचेज चढ़ानी पड़ेगी भाई। 20 mm के 30 यूनिट आए हुए हैं। ऐसे तो 27 अगस्त को भी आए हुए हैं 20 mm के 20 यूनिट। पहले आप 16 अगस्त की परचेज चढ़ा लो 20 mm की। 2888 है जो कुछ है टोटल। मैं एक बार ये आर्यन ने कहा तो मैंने देखा अभी, 2588, 2588। बस लेंथी क्वेश्चन बना लेते हैं, और उसी में ही बंदे डर जाते हैं जिन्होंने पहले नहीं किया हो। और तो क्या है इसमें, क्लैरिकल क्वेश्चन है सारा।
हाँ जी मानिक जी, 20 mm वाली पाइप लग गई पूरी। कितने वैल्यू आई है जी इशू की? हाँ बिल्कुल। हूँ इस तरह अपने पास दो चीज़ें और भी हैं, जैसे हमारा अदर फिटिंग मटेरियल और ये है। और एक और चालाकी भी होती है कि कोई नई आइटम खरीद दो जो ओपनिंग में ना हो और वो इशू भी कर दो। भांजे फंस जाएंगे, समझेंगे नहीं। भांजे 5 स्टॉक लेजर बनाएंगे, मामा शकुनी एक दो और भी ला सकते होते हैं। तो वो तो परचेज में देखना पड़ेगा कि भाई इसने कोई नवी सामान तो नहीं खरीद लिया। मैं तो इतना देखता हूँ यार हमेशा, क्योंकि मेरा आपको गाइड करने का वो अंदाज होना चाहिए कि जो जरूरी है। तो अब 15-20 वॉल्व अभी तो यही चल रहे हैं, स्टेनलेस स्टील ये भी है, अदर फिटिंग मटेरियल वो भी है। ना भी कुछ नवा नहीं खरीदा इसने, भाई समझ रहे हो। जो कुछ नवा खरीद देता उसका भी हम बना देते, उधर में ओपनिंग बैलेंस जीरो आता फिर। अब ये आ गया हो अगली पाइप का भी, तो हम फिर रोकते हैं डिस्कशन को, फिर आगे देखते हैं ना अगला पॉइंट क्या है। आगे जी, वो देखो जी, कंसंट्रेशन के साथ आपको जी ये 5 तरह के मटेरियल कितने इशू होते हैं यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। फिर उसके बाद जी जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोग लेबर भी इसमें गलत कर जाते थे, सिर्फ ओवरहेड ठीक करते थे भाई। यार लेबर भी गलत हो रही है, कमाल हो रही है यार ये तो। लेबर में देखो जी नालायक पार्टियां कैसे गलत करती हैं। ये ना प्लम्बर 180 घंटे के लिए लगाया आपने, वैसे उसका 50 रुपये पर आ रहा है, पर इसमें 12 घंटे का ओवर टाइम भी है, क्योंकि वो इनेगोरेशन होनी है ना, तो आप जल्दी करो हो रहा होगा। तो ओवर टाइम में ना वर्कर अक्सर पेमेंट ज़्यादा मांगते होते हैं। ओवर टाइम वॉज पेड एट अ 1.5 टाइम ऑफ नॉर्मल वेज रेट। मैं एक आपको पहले अच्छे से समझा देता हूँ। ये जो 180 आवर्स हैं, इसमें दो कैटेगरी हैं, नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम। पर नॉर्मल टाइम इसमें आप लो 180 में से 12 माइनस कर दो, 12 इधर चले गए, 168 आवर्स रहेंगे। इसका तो आप कर सकते हो फ्लैट रेट पे पेमेंट एट ₹50। इस पे भाई आपको रेट को टॉप अप करना पड़ेगा, 1.5 टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 टाइम दी नॉर्मल रेट, मतलब 50 के बजाय 75 रुपये लेगा भाई वो। तो इस वजह से क्या होता था, नलायक पार्टियां 9,000 रुपये लेबर निकाल जाती थी, बस ऐसी मल्टीप्लाई कर देती थी। ये चीज़ें रह जाती हैं कई बार। इन सब चीज़ों के स्टेप मार्किंग में नंबर होते हैं, कि जैसे आपका मटेरियल में कोई क्लेश पड़ना है पड़ गया, अभी कोई बात नहीं। पर आप लेबर में अगर 2 नंबर भी ले जा रहे हैं, मान लो 2 के 2 नंबर ही हैं, यार ये बहुत क्लोज गेम्स होती हैं। मैं कभी भी ना जेन्युइन बच्चा कोई बुरी तरह फेल होता नहीं देखा, बुरी तरह जेन्युइन। उन ਜਿਹੜੇ पढ़ते ही नहीं, जिस तरह ये फोन आ रहे थे इदा वाले, ये तो खत्म है यार, इनको थोड़ा ना कोई जेन्युइन कह सकते हैं। जेन्युइन तो ऐ होंगे कि भाई लाइक भाई थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ गया, पेपर औखा है आपके हिसाब से 300 वाले एग्जाम्पल में, अब 150 चाहिए, उदे ऐ बने होंगे 146, 141 ऐसे। इसमें हम मान लेते हैं, बच्चों को कहते हैं यार तेरी कोई ज़्यादा गलती नहीं, बहुत क्लोज था ये तो। अब वो कहता है सर वो फलाना पेपर औखा आ गया ना, उसमें फिर वो अगले में मेरा दिल ही नहीं करा पढ़ने का, कुछ मेरी गलती होगी। मुझे बंदा ऐ करा के बैठा हो, 150 लाने थे, 50 आए हो उसके, 300 में से 50 नंबर। तो बेटा देख लो करनी है, कोई ज़रूरी नहीं है वैसे। मतलब समझे, अपना एमबीए कर लो किधर, इधर उधर रोड साइड इंस्टीट्यूट से, वहाँ अपना 23-24 साल में कमाने लग जाओगे। ये हालात देख लो, 300 में से 50 हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बस इन्ना की गैप होता है। ये गैप दूर करने के ये तरीके हैं, जब क्वेश्चन हार्ड भी है, डरो ना, रोना नहीं है लड़कियां, ध्यान से भाई, जो उसमें आता है करी चलो। बाद में ना ये सब अपने सामने आ जाता है। ओ यार, जब मैं उसमें थोड़ा सा भी दिल से अटेम्प्ट करता ना, मैं रफ में करी गया, फिर मैं लोड ले लिया, ये तो होना ही नहीं, मैंने कट कर दिया। और मैं प्रो टिप्स दे रहा हूँ कि लास्ट डे है ऑलमोस्ट ठीक है। वो नहीं यार, पूरा ठीक होना ही नहीं होता, परवाह ही नहीं मारनी उस चीज़ की। जो ठीक आता है करी जा, साफ सुथरा कर, ताकि चेक करने लायक हो। ऐ ना कि अगला केमिस्ट के पास ले गया, अगले ने दवाई निकलवा दी है, कह रहे जी ये बच्चे का पेपर है जी, वो तो केमिस्ट पेपर नहीं है, सुबह की लिखी है, ये रात को खानी है, ये खाने के बाद है। वो डॉक्टर बनाते ना गोलियां गोलियां इस तरह कर करके, वो केमिस्ट को पता चल जाता है कि अच्छा ये रात के बाद की लिखी है। ऐसे में बंदा पछताता है। 146 लेके बैठा हो तो कहता यार लॉ में भी यार उस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा लिख देता, चाहे चलो कोई नहीं आधा नंबर ही आता। ऐसे वो तीनों पेपर को वैल्यूएट करने लगा था कि 4 नंबर तो रह गए थे, पास सब में, वो टोटल नहीं बना। ठीक है, तो भाई ये माइंड में रखो, हार्ड आ गया कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, आपको जो आता करो यार। उसमें अननेसेसरी प्रेशर लेके अब नलायक 8 18 इनू इंटू 50 करके बह जाते हैं। ये तो लेबर के भी नंबर गवा दिए हैं। अब आप लेबर के एक बार सही आंसर में दर्शन कर लो, फिर मेरे वाला आंसर भी देख लेना। सर देखो लेबर का इन्होंने अब स्टाइल अलग है, 9300, मैं पहले अपना 93 बना लूँ, कोई बंदा है आया ही नहीं सर। 12 × 50 × दिस इज 900, दिस विल बी 8400, 8400 प्लस 900 इज 93। अब आपको कि सर इंस्टीट्यूट वाला आप क्यों इधर ले, यार इंस्टीट्यूट वाला देख, वो क्या करता है पहले 180 घंटे को 50 ही पेमेंट कर देता, 12 घंटे के जो एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं वो अलग से दे देता।
हमारे नन्हे मुन्ने फिर क्या करते हैं, पहले 180 इंटू 50 कर देते हैं, फिर 12 इंटू 75। वर्कर तो कहेगा ऐसा मालिक ही होना चाहिए जो इतना बेवकूफ़ हो, समझे कि नहीं, कि पहले इसने पूरे पैसे दे दिए, फिर 12 घंटे के और अलग से दे दिए। नहीं भाई नहीं, वो चालाक है, वो कह रहा है पहले 180 इंटू 50 कर लेते हैं, 12 घंटे में 25 रुपये और दे देते हैं, बात तो एक ही है। ठीक है जी। इस तो बाद जी अगे ओवर जो गरीबों वाला पॉइंट, ये देखो बेटा, नलायक पार्टियां, इन्ने पेपर मैंने चेक किए इस क्वेश्चन के, कहते हैं सर ओवर तो हमारा भी ठीक है, आपने एक नंबर नहीं दिया। फिर मैं एक ही देता होता था, मतलब कि ये वाले आर्स उठाती हैं नलायक पार्टियां, इंटू 13 कर देती हैं। इतना टैलेंट मैं आज तक नहीं देखा कि बंदा इसमें ओवर भी गलत करते, मतलब समझे कि नहीं। दैट इज मतलब एक्सट्रीम प्रेशर, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर गया भाई वो। वैसे मैंने अंदर से, क्योंकि इन्हीं नलायक पार्टियां पढ़ा के मेरे मन में भी एक नलायक पार्टी है, आपको पता है, मैं ओवर भी गलत हो सकता है वैसे कभी। बचेंगे सर कैसे, बंदा जी प्लम्बर कोई लेबर मान गया, हेल्पर को मानना ही नहीं, 180 इंटू 13 ही कर गया, 192 उठाया ही नहीं साथ में, नहीं हुआ नहीं है, हुआ नहीं है भाई, ना ही करना है, दोनों को उठाना है। देन उसके बाद जी टोटल कॉस्ट आ गई है, उसके बाद जी ये कहता है जी प्रॉफिट प्रॉफिट ऐड कर लो। ऐसे गंदे बच्चे आते थे हमारे पास, जैसे कई बहुत लड़ते होते थे जी, कोविड के पहले ना क्राउड बहुत होता था, जैसे सारा गलत है ये, शिवम जी सुनो, सारा ये गलत है। कहते पर मैंने ये तो ठीक किया ना, अगर ये मेरा ठीक होता तो ये भी ठीक होता, तो इसके तो नंबर मिलने चाहिए। मैं क्या वाह बेटा वाह। मैं क्या ये कौन सिखाता है, कहते सर स्टेप मार्किंग। मैं क्या ये कितना स्टेप है, कि कहते नहीं सर देखो लोगों से 1/3 भी गलत लग जाता, मतलब वो ऐ मंदे होंगे, कहते ये 1/3 जो लगाया है वो कौन सा कोई आसान है, क्योंकि 25% ऑन सेल है। कहते जब मैं 1/4 लगाया होता तो मैं भीख ना मांगता, पर अब मैंने 1/3 लगाया, उसका मुझे इंसाफ चाहिए, समझे कि नहीं। मैं वो कोई इंसाफ नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं होगा, जाओ तारीख पे तारीख मिलेगी तुम्हें भी। ठीक है जी। यार इस दे बंदे किस तरह नंबर देने लग जाए, कहते बनते हैं सर, आप सुनते नहीं बात हमारी, कि ये चलो गलत है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पर ये ठीक है। कहते यहाँ 1/4 भी लगा देते हैं लोग गलती से, मैंने इतनी नॉलेज था यार। नहीं वैसे एक बार मेरा दिल करा था मैं आधा दे देना चाहिए। मैं कह तो बेचारा ठीक ही रहा है, कोई 1/4 वाला टैलेंट भी हमने देखा ही है, ऐसे क्या है। ठीक है जी। ऐ भाई कहानी इस क्वेश्चन की, अजय बेचारे पे ना ये है कि आया नहीं है, तुझे कभी इंस्टीट्यूट ने इसे डाल दिया, उस अटेम्प्ट में कॉस्ट शीट में से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इट विल बी काउंटेड लाइक कॉस्ट शीट क्वेश्चन, क्योंकि वो कहेंगे है कॉस्ट शीट ही भाई, जॉब जूब की तो ये नाम ही नहीं लेते कभी। मैं भी अपने स्कैनर में उसमें कुछ नहीं डाला कभी भी, जे कोई जॉब का क्वेश्चन हो वो भी हम कॉस्ट शीट में ही डाल देते हैं कि भाई ये कॉस्ट शीट ही है। अब इसके आने के साथ साथ मटेरियल का भी एक आपका चैप्टर कवर हो गया, मतलब उन्हें एसएलसी बनवा लिया आपसे 5-5 स्टोर लेजर, समझ रहे कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो फिट करना औखा है कि बड़ा लेंथी है, तो 10 से 14 नंबर में लग सकता। ठीक है जी। फाइनली मतलब डेस्टिनेशन हैज़ अराइव्ड। समझे कि नहीं। तो अब भाई मैं आपको थोड़ा या अगला जो आप प्रोग्राम बना लो, एक तो देखो जी इसके बाद ना हम थोड़ा या कूलिंग पीरियड देते होते हैं बच्चे को, कूलिंग पीरियड का मतलब होता है कि अगले थोड़ा लगे यार चीज़ खत्म हुई है। अगले एक हफ्ते तो कोई टेस्ट नहीं रखते आप कायदा, क्योंकि लाइक आप कमी पेशी होएगी, कोई चैप्टर आपका रहता होएगा, वो आप ये सारी डिस्कशन जी जनवरी को फोकस में रख के हो रही है। मई वालों ने अपना रेगुलर वे में ही पढ़ना है, अगला मतलब इनका तो मंडे से नया चैप्टर शुरू है। ठीक है जी। तो आप उसके बाद थोड़ा जब टाइम भी है, क्योंकि फिर सारे इकट्ठे करने भी बहुत औखे होते हैं, क्लासेस में हम पढ़ा ही रहे होते हैं, बिजी होते हैं। कितना बेटा चाहते हो कि भाई जिसमें आपके टाइमली भी निपट जाए, और आप छोटे छोटे एक एक चैप्टर वाले टेस्ट छोड़ के थोड़ा बड़ा सोचें, इतना मैं पहले कह दूँ। किस तरह चाहते हो बेटा, 4 टेस्ट करें पूरी कॉस्ट के, मॉक तो करनी ही है उसके अलावा। हाँ वो 4 टेस्ट में ख़त्म कर दें पूरी कॉस्ट, क्योंकि 4 टेस्ट बहुत होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि 12-13 चैप्टर हैं। छोटे छोटे तो ये तो बच्चे बुच्चे बैच बूच रीको ये तो काउंट ही नहीं ना होते, ये तो किसी के नाल भी पा देंगे कि चलो बैठा लो यार, बच्चा तो बैठ ही जाता है, समझे कि नहीं। तो अब मेन तो यही है जी, जो बाबे चैप्टर हैं जिसमें टाइम लगता है रिवीजन में, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, टाइम लगता है, वेरिएंस वेरिएंस में वो टफ वाले क्वेश्चन जब आते हैं। फिर जी सीवीपी में ये होता है कि भाई वो किधर भी ले जाएं क्वेश्चन को, मॉड्यूल साथ में रख के चैप्टर करने में भी बहुत टाइम लगा था, ओवर हेड्स, क्योंकि एबीसी तो बेकार है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो वन साइडेड से क्वेश्चन है, 4-5 दिन में ही बंदा समझ आता है कि कुछ नहीं है इसमें। पर ओवरहेड जो पहले वाला ट्रेडिशनल ओदे टाइम लगना है, और ओदा मतलब कि कोई खास तुमने मेरे को लगता है टेस्ट ओदा दिया भी नहीं था। तो लाइक जैसे ओवरहेड हो गया, कोशिश ये करो कि थोड़े जो पुराने चैप्टर हैं वो इसे एक हफ्ते में चलाओ, कि जब आप थोड़ा या ऑफ ले रहे हो इसमें से उनके पहले टेस्ट दे लो। कि जिस तरह पहला टेस्ट इफ़ यू एग्री, तो मैं ये कह देता हूँ कि लेबर ओवरहेड प्लस एबीसी, क्योंकि एबीसी तो कुछ नहीं है यार, वो तो छोड़ो यार, वो तो जब ओवरहेड के साथ डाल दो
तो वो 50 नंबर तक का टेस्ट बना देंगे। उसमें आप ये देख लेना कि भाई थोड़ा, एक तो आपका ये टाइम रहेगा, थोड़ा आप पहले उठ जाना किसी लेक्चर में, मतलब कि लाइक यहीं बैठ के कर लो ज़्यादा अच्छा। फिर घर घुर पे आपको पता ही है कि थोड़ी सुस्ती भी हो जाती है, फिर बंदे देख दूख भी लेते हैं, बंदे कहें ब्रेक लेके भी कर लेते हैं कि थोड़ा बाद में करता हूँ। तो जो वो 50 मार्क्स का होगा तो मिलना तो उसमें 1.5 घंटा, ये 1.25 घंटा तो ये वाला होता है। 10-15 मिनट किसी और लेक्चर में से करके अपना आराम से यहीं पे कर लेना। जनवरी जनवरी वालों का बोल रहा हूँ मैं। बाकी जो तुम्हारा है भाई, तुम्हारा तो जिस तरह उन्होंने लास्ट टेस्ट हुआ ही अभी कॉस्टेड प्लस रिको तक का, अभी तो उसके बाद कुछ खास हमारे पास है नहीं। इंटेग्रल इंटीग्रल एक आधा और चैप्टर हो जाए फिर आपका टेस्ट उसमें डालते हैं। ठीक है जी, तुम ये देख लो कि भाई नेक्स्ट वीक नहीं, उससे अगले हफ्ते में यदि तैयारी की अपनी शुरू कर लो। लेबर, ओवरहेड और क्या भी इधर टेस्ट लिख के ऊपर आए भी पा दिया करेंगे फॉर जनवरी, मतलब ग्रुप में लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बाकी जी अपना पढ़ते रहो। अभी तो बाकी प्रोग्राम तो चलना ही है, वो आपको पता ही है। नेक्स्ट जो अब बारी आ जाएगी वो आ जाएगी आपके अकाउंट्स की। जिस तरह ब्रांच खत्म होगा उसके बाद 2 तगड़े एएस हैं, फिर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उधर अब रेशो खत्म करो तो फिर वो एसएम के जो 3 थ्योरी चैप्टर हैं वो पढ़ो। टेक्स का जी अब नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मैं 1-1 आवर की क्लास कर दूंगा सारी, तो 1 आवर आपका पीजीबीपी चलता रहेगा। पर आपको अब थोड़ी सी उसमें हिम्मत और दिखानी होगी। कल भी बताया था कि एक तरह टोटल इनकम प्लस डिडक्शन वाले वो फाइल रोज की रोज अब ग्रुप में डलनी शुरू होएगी। मतलब कि वो तुम्हारे लिए ही होगी, इनका नहीं होगा वो। जो टोटल इनकम वाली फाइल है वो तो छोटी है, वो तो आधे घंटे 35 मिनट का क्वेश्चन होता है, कि वो एक क्वेश्चन होता है एक में। डिडक्शन वाली फाइल बड़ी होती है। वो तुमने अब यहाँ से जब पहले जाना है तो थोड़ा ये टाइम उसके लिए निकालना है, ताकि फिर वो पैक हो जाए। जीएसटी तो यहाँ पे चल ही रहा, मतलब पूरा कंप्लीशन तो भाई वही मंथ अक्टूबर एंड ही है जब फुल एंड फाइनल है। 15 अक्टूबर तक चीज़ें बाकी और भी काफ़ी ख़त्म होंगी, तो अपनी रिविजन्स करते रहो। जिस तरह आपके मन में कुछ और हो कि भाई ये टेस्ट करना है वो करना है, वो आप डिस्कस कर सकते हो। ये मतलब ये 3-3 चैप्टर वाला चल जूगा ना, इसमें आप कोशिश ये करो। अब मॉक बुक कब देना चाहते हो ये भी बता दो यार, ताकि अपन शेड्यूल ना उतना ही रखिए कि यहाँ ज़्यादा लेट ना हो जाए भाई। ज़्यादा लेट हो जाता तो बंदे आते नहीं, जिस तरह वो 3 ही रह गए थे एंड में। नहीं, दिसंबर में कुछ ना रखो यार। देखो दिसंबर खाली रखो पूरा घर पे, कहीं भी आना जाना बहुत ज़्यादा फिर वो कॉस्ट करता है, ट्रैफिक ये वो। तो नवंबर में, अब बिगिनिंग ऑफ द नवंबर कोशिश करो। मैक्सिमम जे जाए भी तो 20 नवंबर तक मॉक हो जाए, क्योंकि जो ऐसे सोचेंगे ता नवंबर एंड तक होगा। जो सोचेंगे 20 नवंबर के बाद होना, वो स्टार्ट ही लेट होगा, फिर लोग हट जाएंगे, कहेंगे नहीं यार मेरा तो अभी हुआ ही नहीं है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 10 नवंबर को मॉक शुरू करके कोशिश करें कि पूरा वही माहौल बना दें कि भाई एक दिन की छुट्टी हो है। जिस तरह हूँ मैं बेसिकली जो कंडक्ट करने पसंद करता हूँ तो ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के ही होते हैं, पर जे हूँ वो भी करने हैं ऑडिट और वो वाले वो भी हो जाएंगे, पर पहले थोड़े अपने वाले। लाइक आप आओ, जैसे आपने पहला कॉस्ट रखा, टैक्स के जरूर देना, कम से कम 2 देना, टैक्स में पूरा नहीं होता टाइम किसी से भी। अकाउंट्स पहला पेपर है, ਉਹਦੀ भी तैयारी चाहिए होंगी है, तो मिनिमम एक एक मॉक तो रखो। ज़्यादा उनमें छुट्टियां नहीं हो पाएंगी, नहीं तो वो बहुत आगे चला जाएगा। क्योंकि 10 को शुरू हुआ और आपने 2-2 छुट्टियां भी कर दी, तो 4 पेपर कराने में भी 10 दिन ही लगा लो, 20 नवंबर आ जानी है उसमें। मतलब समझ रहे हैं? और ज़्यादा कर दी तो वही 20 की 21 बार इन्ना की हो पाऊगा कि चलो जी 2 छुट्टियां दे दो मैक्सिमम, एक के बजाय। ये तैयारी अपनी रखो जी पूरी। अच्छी टीम हो ऐ कुछ नहीं है, बस लड़कों का थोड़ा डर होता है बॉयज़ प्लेड वेल ना कर दें। और लाइक थ्योरी में भाई देख लेना जरा, क्योंकि लड़कियों पे तो कृपा भगवान की पूरी है, थ्योरी में राइटिंग भी अच्छी है, उनको ऑब्जॉर्व भी हो जाता है, वो अपना थोड़ा बना के भी लिख देती है। तुम्हें ये नहीं कह रहे कि आप पे बना के लिखना, फिर पता नहीं क्या लिखा जाएगा, बाकी हूँ मैं पढ़ूंगा जाके क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी तैयारी करोगे जम के, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। मैंने चैप्टर भाई शिवन जी इधर देख लूँगा कि केड़ा होना है, कि जो बाई चांस आपका हो रखा हुआ तो आप अपना जो पुराना बैकलॉग है आप उतने देर वो रिकवर करना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, कल डाल दूंगा, टाइम शेड्यूल भी आ जाएगा। डन है भाई।